आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे फिल्म निर्देशक से जो दुनिया भर में धूम पर धूम मचाए जा रहे हैं। एक ऐसे कलाकार जो अपने बहुत थोड़े से काम के बावजूद देश विदेश के युवाओं के दिलों में बस गए हैं, धड़कनों में समा गए हैं, किशोर किशोरियों की चर्चा का विषय बन गए हैं, तो अधेड़ उम्र के दर्शकों में एक नई उमंग, नए उत्साह और नई ऊर्जा का संचार किया है इन्होंने। तो आइए मिलते हैं धूम 1 और धूम 2 के युवा निर्देशक संजय गढ़वी से। इनसे बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। संजय गढ़वी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में हमारे तमाम सुनने वालों की तरफ से। नमस्कार। नमस्कार सब सुनने वालों को मेरी तरफ से और आपको भी अमर बाबू। संजय बाबू, देखिए ऐसा है कि धूम ने जो धूम मचाई है पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में धूम ने धूम मचाई है। और इस धूम के साथ साथ अभिषेक बच्चन अचानक एकदम बहुत चारों तरफ छा गए और उसके बाद तो अभी तक अभिषेक बच्चन जो हैं कि अब पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं। और इसी तरह से ईश्वर ने आपके साथ भी किया है और बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि संजय गढ़वी धूम के पहले भी कई फिल्म बना चुके हैं। तो हम जानना चाहते हैं संजय साहब कि कैसे आपकी ये शुरुआत हुई फिल्मों की। अमर बाबू, ऐसा है कि मैं बचपन से मुझे फिल्में देखने का शौक था और करीब 3 या 4 साल की उम्र थी मेरी और मैं लगातार फिल्में देखता था। और जब मैं 8 साल का हो गया तो ये तय था कि मैं फिल्मों की दुनिया में कुछ ना कुछ करूँगा। मेरे डैडी, जिनका नाम मनु भाई गढ़वी हैं, वो खुद एक आर्टिस्ट हैं और उन्होंने फिल्में बनाई हैं, डायरेक्ट की हैं, प्रोड्यूस की हैं। तो जब मैं 12 साल का था 1978 में, तो वो अपनी दूसरी एक गुजराती फिल्म बना रहे थे और गुजरात में मैं समर वेकेशन में गया था। तो वहाँ पे सेट पे शॉट चल रहा था और मुझे एक शॉट की कुछ डायलॉग्स में जिस तरह से बोल रहे थे एक्टर्स, मुझे लगा कि इस तरह से नहीं और ऐसे होना चाहिए डायलॉग। तो वो मैंने अपनी मम्मी के कान में बताया कि ऐसा होना चाहिए और फिर चुपचाप बैठ गया।
जब शॉट हो गया और उसके बाद सब एक्टर लोग और डैडी यहाँ पे कुर्सी के पास आए, तो मम्मी ने डैडी को बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहा था संजय। तो एक्चुअली जब थोड़े समय के बाद डैडी ने सोचा तो उनको लगा कि ये एक्चुअली बात सही है, और बहुत ही प्राउडली उन्होंने सारे एक्टर्स को बोला। अरविंद त्रिवेदी थे वहाँ पे, अरविंद राठौड़, रागिनी जी, सुषमा वर्मा जो किरण कुमार साहब की वाइफ हैं, सारे लोग प्रेजेंट थे। उनके सामने बताया कि देखो मेरे बेटे ने ऐसी सलाह दी और ऐसे डायरेक्शन के बारे में कहा है। तो सबने सीरियसली कहा कि अच्छा सोल्यूशन था, अच्छा सजेशन था। हालांकि बहुत ही छोटी बात थी तो उन्होंने रीशूट नहीं किया, लेकिन उस समय ये डिसाइड हो गया कि मैं डायरेक्टर बनूंगा। यानी पूत के पांव पालने में दिखाई देने लग गए। अब देखिए, आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, तो जहां तक मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, और हमारे गुजरात और राजस्थान तरफ के जो सुनने वाले दोस्त हैं, हमारे जो श्रोता हैं, वो एक लोक विधा के बारे में जरूर जानते होंगे, जिसे डायरो कहते हैं। ये एक चारण विधा है, और संजय साहब के पिता मनु भाई गढ़वी जी डायरो विधा के माने हुए कलाकार हैं। ये जो चारण विधा है, ये जो डायरो है, इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं, और आप इसमें क्यों नहीं गए ये भी बताएं आप हमें। ये एक्चुअली डायरो जो शब्द है वो बहुत ही पुराना वर्ड है। छोटे से गांव में जब शाम का खाना होने के बाद सारे मर्द लोग बीच बाजार में चौराहे पे बैठ के एक दूसरे से बात करते थे, और कोई ऐसे लोग हैं जो बाहर घूम के आए, वो अपने किस्से सुनाते थे। तो उस सिटिंग को, उस बैठक को डायरो कहते थे जी। और वहाँ पे उसमें उस ग्रुप में से कुछ ऐसे लोग होते थे जो कहानियां बहुत अच्छी तरह से सुनाते थे, और बाकी लोग सुनने आते थे। और ये जब फैलती गई ये बात, तो जितने अच्छे वार्ताकार जो स्टोरी टेलर होते थे, तो उनको सुनने के लिए गांव के और लोग भी आते थे, फिर बाजू के गांव से आते थे जी। तो इस नॉर्मल से शब्द को डैडी ने एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे लाने का सोचा, और आइडिया उनका था। तो डायरो एक ऐसा शब्द हो गया कि जो आप पुराने जमाने में गांव में जो लोग फायदा उठाते थे इसका और कहानियां सुनते थे, उसको एक स्टेज पे लोग टिकट खरीद के आए, और स्टेज पे कुछ लोग बैठे जो एक या दो वार्ताकार हो, स्टोरी टेलर हो, उनके साथ कुछ गायक हो, गायिकाएं हो। तो पूरे 2-3-4 घंटे का एक ऐसा प्रोग्राम बनता था मनोरंजन का, जहाँ पे आपको अच्छी बातें सुनने को मिलती थी, अच्छी कहानियाँ, अच्छे किस्से, दाखला जिसको बोलते हैं गुजराती में, राजा महाराजों की ब्रेवरी की, हिम्मत की, कुर्बानी की कहानियाँ जो पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं की थी और कॉमन मैन की थी, और जो लोक साहित्य जो बोलते हैं कि लोगों का लिटरेचर जो है, उस वहाँ से जो कहानियाँ आती थी, उसको एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे डैडी लेके आए डायरो में। और लेकिन मैं इसमें नहीं आया, क्योंकि इसका क्रेडिट मैं मेरे मम्मी डैडी को देता हूँ, क्योंकि वो एक छोटे से गांव में रहते थे और वहाँ से बम्बई आए एक पत्रे का सूटकेस लेकर, और 1960 में शायद आए थे। और उनका तब से लेकर आज तक एकदम फॉरवर्ड थिंकिंग विजनरी जो बोलते हैं कि अगर किसी इंसान को एक ही भाषा में लिमिट किया जाए तो उसकी अचीवमेंट सब उसी सीमा के अंदर सिमट के रह जाती है। एक प्रकार से देखने जाए तो छोटी हो रही है। तो सारा जो सोचना होता है, सोचने का एक स्टाइल है, वो सारा इंग्लिश में होता है। जो वांचन है, फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना, वो सब इंग्लिश ज्यादा हो जाता है। जाहिर है कि वो अधिकार उस भाषा पर आपका नहीं रहा जो आपके पिताजी का। और डायरो जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद तो यही लगता है कि डायरो के जनक हैं आपके पिता मनु भाई गढ़वी जी, और निश्चित रूप से गुजरात के लोक साहित्य के लिए, लोक कला के लिए, लोक नाट्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अमर बाबू, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन बहुत लोगों ने जब मुझे ये सवाल किया कि तुम बेटे ये नहीं करते हो जो तुम्हारे डैडी इतना अच्छी तरह से करते हैं और कहानी सुनाते हैं, तो मैंने कहा कि एक प्रकार से ये सेम बात है। मेरे डैडी इतनी अच्छी कहानी बोलकर सुनाते थे कि सुनने वाले के मन में सारे दृश्य
सीन्स इमेजिन कर सकते थे, उतना अच्छा उनका विवरण बोलते हैं डिस्क्रिप्शन होता था। तो मैं सिर्फ वो प्रोसेस को मैंने रिवर्स किया है कि मैं दृश्य दिखा के एक कहानी सुनाता हूँ और आपको ऐसा सुनने वाले देखने वाले को ऐसा लगता है कि कोई मेरे सामने बैठकर मुझे कहानी सुना रहा है। तो खैर हम इस आगे की बातचीत को जारी रखेंगे, इस बात को आगे और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना अगर आपकी पसंद का सुन लें जो आपको लगता हो कि आपके दिल के करीब है। देखिए, मैं शुरुआत तो इसी से करूंगा कि अगर कोई एक वजह, कोई एक इंसान है, एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, जो मेरा इंस्पिरेशन रहा है, जिनकी फिल्में देख कर मैं बड़ा हुआ हूँ और खून में अंदर सिस्टम में बस गए हैं, वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन। उनकी वजह से ही मैं फिल्मों की तरफ अट्रैक्ट हुआ, उनके फिल्में देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ और सही क्या है गलत क्या है वो उनकी फिल्मों को देखकर मैंने सीखा है, जितना मैंने सीखा है। तो उनकी एक फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर, उसमें उनका एक उनकी सिचुएशन का एक गाना था सलाम इश्क मेरी जान, जहाँ पे मिडिल ऑफ द सॉन्ग में उठकर किशोरदा की आवाज़ में वो गाते हैं। तो सलाम इश्क मेरी जान मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। तेरे दिल में थी मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा
हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर, तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। लीजिए संजय साहब, आपका सलाम भी कबूल कर लिया हमारे दोस्तों ने, और हमने गाना भी सुन लिया। और इस गाने से पहले जो आप बात कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन साहब आपके फेवरेट हैं, उन्हीं से सब कुछ, उनकी फिल्में देख देख के आपने काफ़ी कुछ सीखा है, तो आपके लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके बेटे की फिल्म धूम, ये कहना पड़ेगा क्योंकि अब तो धूम सिर्फ संजय गढ़वी की फिल्म नहीं है, अभिषेक बच्चन भी धूम के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि अभिषेक बच्चन की करियर की सबसे बड़ी पहली हिट फिल्म धूम है। हाँ जी। तो कैसा लगा आपको जब ये फिल्म अभिषेक बच्चन की हिट हुई? तो मतलब इस बात को अगर ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कि अमिताभ बच्चन आपके लिए क्या हैं, इसका जवाब अमर बाबू मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ और क्लियर है कि अमिताभ बच्चन साहब को अगर आप द्रोणाचार्य कहेंगे तो मैं एकलव्य हूँ, और उनका मन में मैंने बुत बनाकर उनकी फिल्में देख कर काफ़ी कुछ सीखा। तो अगर धूम अभिषेक बच्चन के साथ मैंने डायरेक्ट किया और वो हिट हो जाए तो मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा है, मेरा अंगूठा है उनकी। बहरहाल बात करते हैं इस बात की कि आपने गुरु एकलव्य और द्रोणाचार्य की बात की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो तो एक ट्रेनिंग थी जो बिना गुरु के आपने की, लेकिन फिल्मों के लिए भले आप को बचपन से ये शौक रहा या सब कुछ रहा, लेकिन फिल्मों के लिए एक बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, खासकर डायरेक्टर के लिए एक क्राफ्ट को समझने की एक जो ट्रेनिंग होती है, वो आपने कहाँ से पाई? देखिए, मुझे बहुत शौक था, एक ऐसे प्लान था दिमाग में कि मैं इंस्टीट्यूट में जाकर स्क्रीन प्ले डायरेक्शन का कोर्स करूँ, पूना में जो FTII है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए, ग्रेजुएशन के बाद 21 साल की उम्र थी और 3 और साल निकालने का पेशेंस नहीं था मुझ में, तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्टली एक असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाऊं और किसी एक डायरेक्टर को फिल्म बनाते हुए देखकर उनकी सहायता करते करते मैं भी सीख जाऊं। ऐसा प्लान जब दिमाग में फिट हो गया तो अनंत बलानी साहब के साथ मेरी पहचान हुई और उन्होंने एक फिल्म बनाई पत्थर के फूल, और उसके बाद एक फिल्म बनाई जज्बात। तो उस फिल्म में मैं, दोनों फिल्मों में मैं उनके साथ एज एन असिस्टेंट मैंने काम किया, और सारी जो जिम्मेदारियां होती है एक असिस्टेंट होने के लिए वो मैंने पूरी की और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आज अगर मैं एक्टर के साथ सेट पे हूँ और मैं एक्टर को समझाता हूँ कि आपको ऐसे करना है और ये शॉट में ले रहा हूँ, तो उसका बेसिक श्रेय, पूरा क्रेडिट अगर एक ही जगह है जहाँ से मैंने सीखा है, और वो है आनंद बलानी साहब। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं से ऊपर से देख रहे होंगे मुझे, निश्चित रूप से खुश हो रहे होंगे। यहाँ हम अपने दोस्तों को बता दें कि अनंत बलानी साहब वही हैं जिनकी फिल्म पत्थर के फूल आपने देखी, कभी तू छलिया लगता है कभी दीवाना लगता है, जिनकी फिल्म जॉगर्स पार्क आपने देखी, और चमेली फिल्म की भी काफ़ी हद तक डायरेक्शन उन्हीं ने की थी। और बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं संजय साहब, और ये जो असिस्टेंट वाला दौर था आपका, इस दौर में एक छटपटाहट आपके अंदर रही होगी, एक फायर जिसको कहते हैं ना, कि चूंकि आप बचपन से
कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, लेकिन आप वहाँ असिस्टेंट थे अनंत बलानी साहब के। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि अनंत बलानी साहब की फिल्म पत्थर के फूल के बाद जो फिल्में आई वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई अप टू जॉगर्स पार्क तक। और उस दौर में कुछ एक छटपटाहट आपके अंदर रही होगी कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यार बहुत मतलब मुझे जो सामने मेरा नाम आना चाहिए या जो कुछ करना चाहिए। उस दौर में फिर वो उस वक्त को आपने कैसे गुजारा, कैसे उसको सहन किया आपने? अमर बाबू, ऐसा होता है कि लाइफ में आपको जो आप चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही आपको सब मिले। एक टेस्ट पीरियड जो होता है, ऊपर वाला परीक्षा लेता है आपकी, और उस पीरियड में आप किस तरह से पेश आते हैं लोगों से, और जो आपके रिलेशंस होते हैं, और वो एक काफ़ी टेस्टिंग टाइम होता है। और उसको निकालने में, उसको बिताने में मेरे जो नज़दीक के मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली हैं, मेरी पत्नी हैं, उन एक खुद का एक कॉन्फिडेंस होता है कि एक ना एक दिन मैं कुछ करूँगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन ये जो लोग आपके जो करीब होते हैं, उनकी आंखों में जब आप देखते हैं कि वो लोग बिलीव करते हैं कि आप एक दिन कुछ करेंगे, तो एक नई ताकत, हिम्मत बढ़ती है आपकी। तो उसी के ऊपर मैंने वो मेरे जो थोड़े से स्ट्रगलिंग के इयर्स थे वो निकाले, ये जानते हो कि अगर इन लोगों को इतना भरोसा है, इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ करूँगा तो डेफिनेटली होने वाला है। और दिमाग से अगर इंसान सोचे कि ऐसा होगा, वो मन की शक्ति जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सोचेंगे तो वो होगा, और मन लगा कर सोचिए और डेफिनेटली होगा। मेरे दिमाग में एक था कि मेरे सामने कोई एक प्रोड्यूसर आधे घंटे के लिए बैठे, मुझे आधे घंटे का समय दे, और मेरी जो बातें हैं, मेरे साफ जो मैं एक देखने का नज़रिया, एक इंटरप्रिटेशन है फिल्मों के बारे में, जो मैं सोचता हूँ ऐसी बननी चाहिए, वैसी नहीं बननी चाहिए, वो सारी बातें अगर आधे घंटे के लिए सुने तो वो आदमी कन्विंस हो जाएगा कि मैं ये संजय गढ़वी को मैं एक फिल्म डायरेक्ट करने को दूं। और ये अगर मैंने सोचा था एज अर्ली एज 1994 में, ऐसा सोचा था जब मैंने आनंद बलानी को कहा कि मैं अब खुद की फिल्में बनाऊंगा, तो ये जो थॉट जो मेरे दिमाग से निकला वो कहीं ऊपर हवा में रेडियो वेव्स की तरह घूम रहा होगा और जाके आदित्य चोपड़ा के सर में गिरा। और ऐसे ही एक दूसरे किसी विषय पर हमारी मुलाकात हुई थी, जहाँ पे एग्जैक्टली हम लोगों ने आधा घंटा बिताया, और उसके कुछ दिनों बाद उनका फ़ोन आया कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी के लिए फिल्म डायरेक्ट करो। तो संजय साहब, इस बारे में हम जरूर बात करेंगे, और बीच की कुछ बातें छूट गई हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम एक गाना सुन लें यहाँ पे, और उसके बाद फिर वो जो बीच की कुछ कड़ियाँ छूट गई हैं उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी थी बहुत ही सक्सेसफुल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। उनके जो एक सेंस था पॉपुलर म्यूजिक देने का, और एक हिट ट्यून जिसको बोलते हैं, और इतने सारे हिट ट्यून उन्होंने दिए हैं। और मेरी डैडी की एक पहली फिल्म थी कसुमीनो रंग 1965 में, वो कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था, और उस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी एज असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद उन्होंने पारसमणि पिक्चर का म्यूजिक दिया था, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूजिक का मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि उनकी एक फिल्म थी जहाँ पे उन्होंने म्यूजिक दिया था तेजाब, और तेजाब में एक गाना था जो 1, 2, 3 तो बहुत ही हिट है, लेकिन एक गाना जो एक रोमांटिक गाना था, कह दो कि तुम हो मेरी वरना, वो मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो आइए वो गाना सुनते हैं। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। यही अदा तो एक
सितम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है, कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। यही अदा तो एक सितम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है, कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। तुम आज मुझसे ये एक वादा कर लो, फिर ना कोई तुम शरारत करोगे। जितनी मोहब्बत मैं करती हूँ तुमसे, मुझसे तुम उतनी मोहब्बत करोगे, मोहब्बत करोगे। यही अदा तो एक सितम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है, कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा, इस बात का आज तक मुझको है गम। ये सोच के माफ कर देना मुझको, मेरी ये पहली मोहब्बत है जानम, मोहब्बत है जानम। यही अदा तो एक सितम है। सुनो तुम्हें मेरी कसम है, कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना।
कहना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। सुन रहे हैं युवा निर्देशक संजय गढ़वी से अमरकांत दुबे की बातचीत। इस गाने को सुनते हुए संजय साहब, मैं सोच रहा था कि संजय गढ़वी की फिल्मों में म्यूजिक इतना अच्छा क्यों होता है, और तमाम सुनने वालों को भी समझ में आ गई होगी कि धूम ने धूम क्यों मचाई। लेकिन उससे पहले जहां तक मुझे याद है कि आपकी एक और फिल्म आई थी जो कि शायद आपकी पहली फिल्म थी, तेरे लिए। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे ये मालूम है कि उस फिल्म की स्टोरी जो है वो अनंत बलानी साहब ने लिखी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा पक्का लगता है कि उस फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा था और वो म्यूजिकल फिल्म थी। हाँ जी, देखिए 1994 में मैंने ये डिसाइड कर दिया कि मैं इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर बन जाऊंगा अभी। लेकिन 1994 से 1999 तक स्क्रिप्टों पे काम करना, कौन सी सही फिल्म होगी, किस तरह से करूंगा मैं, वो सारी बातें जो दिमाग में चलती है। और जाके एक प्रोजेक्ट का आइडिया आया था मेरे लिए कि मेरे दिमाग में कि एक ऐसी फिल्म हो जो यंगस्टर्स हो उस फिल्म में, और वो लोग म्यूजिशियंस हो और उनका म्यूजिक जो है वो अलग टाइप का एक म्यूजिक बनाते हैं, और उनको अगर एक फिल्म स्टूडियो में प्लेस कर दें इन कैरेक्टर्स को, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मूवी बन सकती है। तो उसको लेकर एक जो आइडिया मेरे दिमाग में थी, वहां से लेकर तेरे लिए फिल्म का थॉट और आइडिया निकली। और चूंकि एज ए डायरेक्टर मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था, लेकिन एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है लाइफ में, तो यह है डेफिनेट है कि मैं एक ही इंसान की तरफ मैं मुड़ गया मैं, और अनंत बलानी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में मेरी मदद करें, और उन्होंने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी और एक बहुत ही छोटी सी स्वीट सी फिल्म बन गई। लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं, लेकिन उसका म्यूज़िक बहुत अप्रिशिएट हुआ था, और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि अच्छा लगा उनको म्यूज़िक। एक थोड़े अपने समय से पहले आ गई थी बाहर मार्केट में। आज के मल्टीप्लेक्स के ज़माने में अगर आती तो शायद अलग रिजल्ट होता। अब हम आते हैं आदित्य चोपड़ा और यशराज बैनर और मेरे यार की शादी है। तो ये शादी के मंडप तक आप यार को लेकर कैसे पहुंचे? जैसे कि मैंने कहा कि तेरे लिए फिल्म कंप्लीट होने के बाद थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी उसको रिलीज करने में। तो मेरे एक कॉमन दोस्त हैं सुनील हंसराज, मेरे स्कूल के दोस्त है, उनके थ्रू मैंने आदित्य चोपड़ा से एक अपॉइंटमेंट ली कि आप फिल्म देखें और अगर आपको पसंद आए तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, यशराज फिल्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बाहर की फिल्में खरीदते हैं। तो उसके लिए मैंने उनसे मुलाकात की और उनको मैंने कहा कि ऐसी फिल्म मैंने बनाई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, म्यूज़िक मैंने सुना है, बहुत अच्छा है, और जब रेडी हो जाए तो मुझे दिखा देना और करेंगे बात। फिर उस सिलसिले में आधा घंटा और बातें चली और वो फिल्म की कॉपी निकलने में और देर हो गई। तो वो फिल्म तो देखने में उनको और काफ़ी महीने लग गए, लेकिन शायद वो उस आधे घंटे में मेरी बातों से इतने प्रभावित हो गए वो कि 3-4 दिन के बाद फ़ोन आया कि आदित्य चोपड़ा आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं फुल स्पीड गाड़ी चला के वहाँ पहुँच गया। ये नहीं जानते हो कि क्या होगा वहाँ पे, लेकिन बुलाया तो चले जाते हैं। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी फिल्म देखना नहीं चाहता हूँ। तो उसके बाद मैंने वेट किया कि वो क्या बोलेंगे, और उन्होंने कहा कि लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में आके फिल्म डायरेक्ट करो। तो जिस कुर्सी पर मैं बैठा था उसका अगर बैक रेस्ट नहीं होता तो मैं गिर जाता। उतना शौक लग गया, क्योंकि इतने साल निकल गए थे उस थॉट को, जहाँ पे मैंने ये सोचा था कि एक प्रोड्यूसर आधा घंटा मेरे साथ बिताए और
कन्विंस हो जाएगा। तो ये हुआ, यशराज का दौर शुरू हो गया। वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप 3 फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करेंगे, इस दौरान आप कहीं बाहर कुछ काम नहीं कर सकते हैं, कुछ एक डायलॉग नहीं, एक टीवी सीरियल नहीं, कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है जहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े डायरेक्टर्स खुद होते हुए वो लोग बाहर के डायरेक्टर्स को लेके अपनी कंपनी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी नए लोगों को दे रहे हैं। और उन 3 फिल्मों को बनाकर खुद की ब्रांडिंग एक इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी जहाँ पे आप जिस टाइप की फिल्में बनाना चाहते हैं वो बनाने का मौका मिले आपको। और वहाँ से मेरे यार की शादी का थॉट निकला और वो फिल्म मेरी पहली फिल्म थी यशराज फिल्म के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे यार की शादी हो जाए। हाँ जी, वो जैसा कि आपने जिक्र किया कि म्यूजिक पे बहुत ध्यान देता हूँ मेरी फिल्मों में मैं। और प्रीतम मेरे म्यूजिक डायरेक्टर बहुत ही टैलेंटेड है, बंगाल के हैं, थोड़े से क्रैक हैं लेकिन म्यूजिक बहुत कमाल का देते हैं। उन्होंने मैं धुन एक सुनाई थी और मुझे पहले ही टाइम जब सुना मैंने तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो धुन। और वो जाके मेरे यार की शादी में सेकंड हाफ में एक रोमांटिक गाना था, उसमें यूज़ किया हम लोग ने, रेशम सी है ये हवाएं सनम, जागे जागे अरमां, जागे जागे हम। तो वो बहुत ही एक मेलोडियस ट्यून है। हवाएं सनम आओ जरा पास आए सनम। रेशम सी है ये हवाएं सनम आओ जरा पास आए सनम। जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम, ओ जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम। हो जाने दो अब फासले कुछ तो कम, जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम, ओ जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम। रेशम सी है ये हवाएं सनम आओ जरा पास आए सनम। जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम, ओ जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम। हो जाने दो अब फासले कुछ तो कम, जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम, ओ जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम। खुशबू बिखेरे कली, खुशबू हवा में कैसे भरे, कलियां है शर्माती है क्या करें। क्या पता है ये क्या शर्म है या सजा, क्यों है बेताबियां इंतजार जरा। एक पल की भी दूरी तो अब है सितम। जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम, ओ जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम।
था रह ना सके, फिर भी जो कहना था कह ना सके। तुम मुझसे कुछ भी कहो ना कहो, ऐसे तो खोए हुए ना रहो। अब तो जो हो सो हो, बात दिल की सुनो। कहती है धड़कनें, कह भी दो, कह भी दो। तुम्हारे हैं हम, है तुम्हारी कसम। जागे जागे अरमां है, जागे जागे हम, जागे जागे अरमां है। एक खास बात जो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि संजय साहब बहुत ही मशहूर गजल गायक पंकज उदास, निर्मल उदास, मनहर उदास इनके भांजे हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और ये कल्याण जी आनंद जी भाई के भी काफी करीब रहे हैं। खैर, बहरहाल हम बात कर रहे थे संजय साहब की, आपने मेरे यार की शादी में फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई, बहुत अच्छी फिल्म बनी और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उम्मीद से ज्यादा चली वो फिल्म। डेफिनेटली ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज हमारे साथ दो भगत सिंह की फिल्में थी और वो दो बड़े बड़े डायरेक्टर्स की बड़ी फिल्मों के बीच में से एक छोटी सी मेरे यार की शादी निकल गई आगे। तो क्योंकि वो फिल्म जो थी वो मल्टीप्लेक्स को ध्यान में रखकर एक छोटे बजट की फिल्म बनाई गई थी, बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं थी उसमें, लेकिन बावजूद इसके उस फिल्म ने लोगों का ध्यान खींचा, काफी हिट हो रही फिल्म, काफी चली। लेकिन जब आपने मेरे यार की शादी बनाने के बाद जब यशराज फिल्म्स के बैनर को भी ये पूरा विश्वास हो गया होगा कि हाँ भाई, संजय गढ़वी को लेकर जो हमने फैसला किया है वो हमने गलत फैसला नहीं किया है। और देखिए, उसके बाद बहुत सारी स्क्रिप्ट्स और आइडियाज थी हमारे पास और एक फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद आ गई थी हम लोग को, लेकिन उस फिल्म के लिए जिन जिन स्टार्स की ज़रूरत थी हमें, वो कुछ डेट्स वगैरह वर्कआउट नहीं हो रही थी। तो उन डेटों का इंतज़ार करते हुए हम लोग ने सोचा कि बीच में एक फिल्म बना देते हैं, एक छोटी सी चोर पुलिस टाइप की पिक्चर, जिसमें एक चोर हो, एक पुलिस हो, और बहुत ही कैजुअली हम लोग ने ये बात डिसाइड की कि एक पिक्चर बना लेते हैं फट से, एक क्विकी जिसको बोलते हैं। यानी आप एक कोई बड़ी फिल्म प्लान कर रहे थे लेकिन डेट्स नहीं मिल रही थी आपको? नहीं, यशराज में हम लोग जब जिस तरह से डेट्स की ज़रूरत होती है कि लगातार हर महीने 20-25 दिन या कभी 2 महीने एक साथ में स्टार्ट टू फिनिश जिसको बोलते हैं, तो उस प्रकार से जो डेट्स चाहिए थी हमें, वो मिलना मुश्किल था उस समय। तो हम लोग ने ये बेटर सोचा कि एक दूसरी पिक्चर कर लेते हैं बजाय कि टाइम वेस्ट करें। तो उस बात को लेकर एक जो छोटी फिल्म बनाने निकले थे हम लोग, स्टॉप गैप फिल्म जिसको बोलते हैं, वो धूम थी और वो स्टॉप नहीं हुई और कोई गैप नहीं रहा और आगे निकल गई। म्यूजिक, एक्शन, जॉन इब्राहिम, अभिषेक बच्चन, एशा दियोल का चेंज ओवर, हर वो डिपार्टमेंट जो फिल्मों में काम आता है, जो काम करते हैं लोग, हर डिपार्टमेंट ने बहुत ही अव्वल काम किया और बहुत ही बेहतरीन काम किया और जाके इतनी बड़ी हिट हो गई कि लोगों के मैसेज और ईमेल्स और यशराज फिल्म्स के वेबसाइट पर इतने सारे हिट्स, करीब 1 लाख से ऊपर, कि इसका तो ज़रूर सीक्वल होना चाहिए, इसका सीक्वल है और इसका सीक्वल हम लोग लिख के आपको भेजते हैं। उस टाइप की जो ओवर 100,000 रिस्पॉन्सेज आए। तो चूंकि मिस्टर यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा बहुत ही शार्प फिल्म प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही शार्प सोचने वाले लोग हैं कि किस तरह की फिल्म लोगों को पसंद आएगी, तो उनके दिमाग में ये धूम 2 का भी ख्याल आ गया फिर। यानी वो बड़े बजट की या वो बड़ी वाली वो जो फिल्म थी उसको अभी रोक दिया गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत अच्छी फिल्म थी 1975 में आई थी, शोले जिसका नाम था, और उसमें एक बहुत ही अच्छा डायलॉग था, लोहा गरम है मार दो हथौड़ा। तो धूम 1 के रिलीज के बाद लोहा गरम था, तो यशराज ने सोचा कि चलो मार देते हैं हथौड़ा, तो धूम 2 की बात वहां से शुरू हुई। चलिए, इस पहले हथौड़े की चोट सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्यों ना वो चोट सुन ली जाए धूम 2 की।
धूम 2 का म्यूजिक मेरे हिसाब से धूम 1 से बेटर है और एक गाना, सारे गाने अच्छे हैं लेकिन एक गाना जो ऐश्वर्या राय पे पिक्चराइज किया गया है, क्रेजी किया रे। चोरी चोरी किया रे दिल ये दिल लिया रे, चोरी चोरी किया रे दिल ये दिल लिया रे, जादू से जादू किया रे, जागे सोई रहूं खोई खोई रहूं, उसकी यादों में उसके ख्वाबों में झूमे जिया रे, क्रेजी किया रे, crazy Kiare, crazy Kiare, oh crazy, crazy Kiare, crazy Kiare, crazy Kiare, crazy Kiare, oh crazy, crazy Kiare. ना उसको पता ना उसकी खता, मैं उस पे मर गई, जरा उसको पता, ना उसको पता ना उसकी खता, मैं उस पे मर गई, जरा उसको पता, धीरे धीरे इकरार में, कभी कभी इंतजार में, उसके ही प्यार में झूमे जिया रे, crazy किया रे, crazy किया रे, crazy किया रे, oh crazy, crazy किया रे. Feel the rhythm of the night, baby, baby. Move it on, groove all night, crazy, crazy. Feel the rhythm of the night, baby, baby. Move it on, groove all night, crazy, crazy. मैं यहाँ भी गई, मैं वहाँ भी गई, सोचा पल पल से, मैं जहाँ भी गई, मैं यहाँ भी गई, मैं वहाँ भी गई, सोचा पल पल से, मैं जहाँ भी गई, दिन हो या रात हो, वो मेरे साथ हो, जब उसकी बात हो, झूमे जिया रे, crazy किया रे, crazy किया रे, crazy किया रे, oh crazy, crazy किया रे. Sexy lady on the floor, keep you coming back for more. चोरी चोरी किया रे दिल ये दिल लिया रे, चोरी चोरी किया रे दिल ये दिल लिया रे, जादू से जादू किया रे, जागे सोई रहूं खोई खोई रहूं, उसकी यादों में उसके ख्वाबों में झूमे जिया रे, crazy किया रे, crazy किया रे.
संजय साहब से जानना चाहेंगे कि ये जो एक्सपीरियंस यशराज फिल्म्स में आपका रहा है, यानी जैसे आपने बताया कि 3 फिल्म के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट किया गया और एक तरह से ये कह लिया जाए कि आप बंधन में बंध गए वहां पे। हाँ जी। तो क्या आपको सचमुच लगा कि आप बंधन में बंध गए हैं? वहां पे आपके एक डायरेक्टर जो होता है वो तो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। एक फिल्म जब स्टार्ट होती है तो सारा कुछ सोचना, सब कुछ, सारा कुछ उसके हाथ में होता है। लेकिन जब यशराज फिल्म्स के बैनर पे आप काम कर रहे हैं और वहां जहां आदित्य चोपड़ा और यशराज चोपड़ा जैसे डायरेक्टर खुद हैं, तो वो फ्रीडम जो एक डायरेक्टर को मिलनी चाहिए आपको मिली? डेफिनेटली, डेफिनेटली, विदाउट डाउट। हर जो डायरेक्टर यशराज में फिल्म डायरेक्ट करता है, बाहर का डायरेक्टर, वो यही जवाब देगा कि उन हमको जिस तरह से फिल्म बनानी है, जिस तरह से डायरेक्शन करना है, जिस तरह से एक्टर्स का बिहेवियर लाना है कैमरे के आगे, वो हमें पूरा फ्रीडम दिया जाता है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि यश चोपड़ा साहब और आदि खुद डायरेक्टर्स हैं, और जब एक प्रोड्यूसर खुद डायरेक्टर रह चुका है और वो जानता है कि एक डायरेक्टर को कितनी, जिसको बोलते हैं स्पेस, फ्रीडम स्पेस दी जानी चाहिए, तो वो उतने ही इन्वॉल्व होते हैं जहां तक उनकी ज़रूरत हो। अगर कोई ऐसा डायरेक्टर हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, जो मांगेंगे मदद उनको मिलेगी। वरना अगर मैं चाहता हूं कि मैं फिल्म बना के आपको दे दूंगा, तो उसके सिर्फ शुरुआत में कहानी पे और कास्टिंग वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद एज अ प्रोड्यूसर सिर्फ वो पूरा कॉस्ट उनका होता है, और बहुत अच्छी तरह से क्रिएटिवली फ्रीडम देते हुए डायरेक्टर्स को फिल्में बन जाती हैं। और क्योंकि इसकी बेस जो मेन रीज़न है वो मेरे ख्याल से ये है कि वो चाहते हैं कि यशराज की गुडविल और उनकी जो कंपनी है उसमें से हर प्रकार की, हर किस्म की फिल्म निकले। तो अगर वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे फिल्म में, तो वो फिर फादर एंड सन जो जैसी फिल्में बनाते हैं वैसी दूसरे डायरेक्टर्स बनाएंगे, तो फिर पूरे ऑपरेशन का मतलब ही नहीं होता है। तो उसके लिए बहुत ही मैच्योर, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बहुत ही लेवल हेडेड हैं। और बंधन के सवाल का तो वो तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि जब आप यशराज में काम करते हैं तो आप फैमिली के पार्ट हो जाते हैं उनके, और हर फिल्म के पहले उनके घर में हवन होता है, और आप अपने फैमिली को लेकर, बीवी बच्चों को लेकर वहाँ पे जाके एक छोटी सी पूजा होती है वहाँ पे, और बहुत ही पर्सनल टच होता है। आउटडोर शूटिंग में सब लोग साथ मिलकर जाते हैं और अच्छी तरह से प्यार से शूटिंग करके आते हैं। तो एक सूरज बरजात्या की फिल्म के जैसे कैरेक्टर्स जाते हैं पिकनिक पर, उस तरह से हम लोग फिल्म की शूटिंग पर जाते हैं यशराज में। तो एक अलग सा माहौल बन जाता है, तो उसमें कोई बंधन का फीलिंग आता ही नहीं है, और इससे बेटर कोई जगह नहीं है फिल्में बनाने के लिए। अच्छा लगा ये सुनकर, और हमारे साथियों को भी ये बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से बड़े बैनर में डायरेक्टर्स भी खुलकर काम करते हैं, स्वतंत्र होकर काम करते हैं, और जाहिर है जब स्वतंत्रता मिलती है तभी कोई अच्छी चीज सामने आती है। तो अब हम भी संजय गढ़वी साहब को थोड़ा सी स्वतंत्रता देते हैं कि वो अपनी पसंद का एक और गीत सुनवा दें। कल्याण जी आनंद जी ने मेरी डैडी के दोनों गुजराती फिल्मों में म्यूजिक दिया। बहुत ही उनका जो सेंस था, अलग अलग टाइप के उन्होंने हिट गाने दिए हैं। मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, जॉनी मेरा नाम, बहुत ही सुपर हिट म्यूजिक, अच्छा मेलोडियस, सरस्वती चंद्र। भेजा है
जितने सागर में मोती, प्यार छुपा है खत में इतना। जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। हमारे मेहमान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे युवा फिल्म निर्देशक संजय गढ़वी से अमरकांत दुबे की ये बातचीत। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। अब नमस्ते। आज के मेहमान।